हेलो बच्चों, मैं हूँ प्रियंका तुलसी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए इस वीडियो में अनुसूचियाँ लेकर आई हूँ। ठीक है, भारत के संविधान में जो अनुसूचियाँ हैं, आज हम उन अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ने वाले हैं कि एग्ज़ाम में अनुसूचियों से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं और भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है और इन अनुसूचियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है। तो आप ये सब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ठीक है, अनुसूची की अगर हम बात करें तो अनुसूची में कुछ ऐसे अनुच्छेद होते हैं जिसे कि कोई अनुच्छेद है जिसको हम संविधान में लिखकर समझा नहीं सकते या डिफाइन नहीं कर सकते, तो उनको समझाने के लिए अलग से संविधान में कुछ अनुसूचियाँ ऐड की गई या बनाई गई और उन सारे अनुच्छेदों को इन अनुसूचियों में डाल दिया गया जिन्हें हम डिटेल में समझा नहीं सकते, तो उन अनुच्छेदों को यहाँ पर बताया गया है। तो इसीलिए संविधान में इन अनुसूचियों को ऐड किया गया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है 8 + 4 = 12। ये इसलिए लिखा है क्योंकि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और लागू हुआ था उस समय इसमें 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, इसके बाद कुछ अमेंडमेंट एक्ट आए और इसमें 4 अनुसूचियों को और ऐड कर लिया। ठीक है, इस प्रकार अभी वर्तमान में हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं। तो चलिए हम एक एक करके ये सारी अनुसूचियों को देखते हैं। सर्वप्रथम जैसे कि आप सभी को बता दें कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत के संविधान में एक तरफ 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है। ठीक है, ये डेटा अभी भी वर्तमान में भी है। बस यहाँ पर जो 12 अनुसूचियां हैं ये मूल संविधान में 8 थी। ठीक है, 22 भाग जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय भी थे और प्रेजेंट में भी है। ठीक है, अनुच्छेद भी जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, लागू हुआ था, उस समय भी 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान में भी इतने ही है। बस अनुसूचियों में थोड़ा सा चेंज आया है, पहले 8 थी, प्रेजेंट में 12 हो गई है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम सारी अनुसूचियों को देखते हैं। पहली अनुसूची क्या कहती है कि इसमें पहला पॉइंट है कि इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक तेलंगाना राज्य बनाया गया। ओके, तीसरा पॉइंट कहता है कि संविधान के 62वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। आगे देखते हैं, इसमें दिया हुआ है दूसरी अनुसूची में कि इसमें भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी, ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, पेंशन और भत्ते का उल्लेख किया गया है। ठीक है बच्चों, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है। तो आप ये याद रखिए, ये दूसरी अनुसूची में है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे याद रखिए। ठीक है, बहुत बार ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखते हैं, तीसरी अनुसूची में दिया हुआ है कि तृतीय अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ, ठीक है, ये वर्ड आप याद रखिए, शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है। तो ये है तीसरी अनुसूची में। ठीक है, 3rd शेड्यूल में है ये। इसके बाद आती है चौथी अनुसूची, 4th शेड्यूल। 4th शेड्यूल में दिया हुआ है कि विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। ठीक है, चौथी अनुसूची में क्या दिया हुआ है, राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्य व्यवस्था में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया। आगे देखते हैं, 5वीं अनुसूची में बताया गया है कि विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है।
ठीक है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान कौन सी अनुसूची में है। तो आप ये याद रखिए, ये 6वीं अनुसूची में है, ठीक है, 6th शेड्यूल में है ये। आगे देखते 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में बताया गया है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसमें 3 सूचियां हैं, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और संबंधित सूची। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम संघ सूची क्या है। संघ सूची की अगर हम बात करें तो इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक है, राज्य सूची की अगर हम बात करें तो इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। ठीक है, इसके बाद ये संवर्ती सूची। संवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो विषय है उन पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून ही मान्य होगा। ओके, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची का काम क्या क्या है और इनके विषय कौन कौन से हैं। आगे देखेंगे। आगे नेक्स्ट है हमारी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची कहती है कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है इसमें, और मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। ठीक है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय इस अनुसूची में टोटल 14 लैंग्वेज थी। ठीक है, 14 लैंग्वेज थी, परंतु कुछ अमेंडमेंट एक्ट आए और इसमें इन 14 लैंग्वेज को बढ़ाकर 22 लैंग्वेज कर दिया गया है। तो प्रेजेंट में कितनी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज ऐड हो चुकी है। ठीक है, बात आती है नवीं अनुसूची की। नवीं अनुसूची कहती है कि इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। नवीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिए कि नवीं अनुसूची में जो विषय सम्मिलित किए जाते हैं उन विषयों को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा गया है कि नवीं अनुसूची, जैसे कि कथन वाले क्वेश्चन आते हैं कि नवीं अनुसूची के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कथन दे देंगे कि इसे को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है या न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, पहला सही है या दोनों सही है। इस टाइप से कथन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ये याद रखिए कि नवीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती या चैलेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान में नवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था, तैयार पूरे देश में लागू हुआ था, उस समय कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। ओके, इसके बाद कौन सा एक्ट आया था? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन आया था। ठीक है, और उसमें नवीं अनुसूची को ऐड किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में बताया गया है कि यह दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट है हमारी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में बताया गया है कि यह दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है 10वीं अनुसूची में। और 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था? इसे जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। ठीक है, इसको जोड़ा गया था। आप इसे याद रखिए थोड़ा सा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। बात आती है 11वीं अनुसूची की। तो इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के विषय का उल्लेख है। ठीक है, इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के विषय उल्लेख है। और 11वीं अनुसूची को संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। ओके, नेक्स्ट देखते। नेक्स्ट है हमारी 12वीं अनुसूची और ये लास्ट है 12वीं अनुसूची। तो इसमें दिया हुआ है कि शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के विषय का उल्लेख है इस अनुसूची में। और यह अनुसूची
जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में। ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। और वर्ष की अगर हम बात करें तो 1993 में ये भी जोड़ी गई थी और 1993 में इस अनुसूची को भी जोड़ा गया था। ठीक है, इस प्रकार हमारी सारी अनुसूचियाँ कंप्लीट होती हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।